नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने चर्चा की तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा 1320 ईस्वी में की गई और 1320 से 1325 ईस्वी तक गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत में शासन का कार्य किया। 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई और उसकी मृत्यु के पश्चात एक ऐसा शासक बना जो इतिहास में अपने चरित्र और कार्यों के लिए बहुत ही विवादग्रस्त रहा। एल्फिंस्टन ने उसमें पागलपन का अंश बताया, वहीं डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद द्वारा उसके व्यक्तित्व में विरोधी गुणों का मिश्रण माना है। जी हाँ, ऐसा ही मध्यकालीन शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर राज किया और इतिहास में पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। आज हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में चर्चा करेंगे, जो अपनी योजनाओं के लिए प्रसिद्ध रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम जूना खां था तथा दिल्ली में तुगलक वंश की स्थापना के बाद गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा उसको उलुग खां की उपाधि से विभूषित किया था, इसलिए उलुग खां के नाम से भी इसको जाना जाता है। यही जूना खां या उलुग खां 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली का शासक बनता है और मोहम्मद बिन तुगलक एक सफल सेना नायक एवं अत्यधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। गयासुद्दीन तुगलक के समय दक्षिणी भारत में सफल सैन्य नेतृत्व इसके द्वारा किया गया था और सफल सेना नायक के साथ साथ ही अरबी फारसी का विद्वान तथा ज्ञान की विविध शाखाओं जैसे दर्शन, खगोल, गणित, ज्योतिष, चिकित्सा, विज्ञान तथा तर्कशास्त्र आदि विविध शाखाओं का ज्ञाता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य सल्तनतकालीन शासकों में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य था। ये अलग बात है कि मोहम्मद बिन तुगलक के रहते हुए ही धीरे धीरे इसका विघटन भी प्रारंभ हो गया था। साथ ही साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों का अनुसरण करते हुए योग्यता के अनुसार पदों का वितरण किया, अर्थात धार्मिक आधार को छोड़कर योग्यता को प्रमुख महत्व जो है इसके द्वारा दिया गया। धार्मिक दृष्टि से अगर बात की जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक अपने समय से आगे था, अर्थात उस समय धार्मिक कट्टरता का बोलबाला था, परंतु फिर भी मोहम्मद बिन तुगलक ने धर्म को राजनीति से अलग रखा और तार्किक आधार पर शासन करने का प्रयत्न किया। साथ ही साथ मोहम्मद बिन तुगलक के समय बर्नी, इब्न बतूता, इसामी आदि समकालीन विद्वान उसके समय में रहे, परंतु बड़े आश्चर्य की बात है कि मोहम्मद बिन तुगलक के विभिन्न योजनाओं और कार्यों के समय के बारे में बहुत ज़्यादा विवाद है। सभी ने अलग अलग समय उसका दिया है। मोहम्मद बिन तुगलक जिन कार्यों के लिए इतिहास में सबसे प्रसिद्ध रहा वो इसकी योजनाएं थी। बर्नी के अनुसार सुल्तान की 5 प्रमुख योजनाएं थी जो इन्होंने अपने कार्यकाल में लागू की और सभी अंततः विफल साबित हुई। सबसे पहले राजधानी परिवर्तन 1326 से 27 ईस्वी में, दूसरी सांकेतिक मुद्रा जारी करना 1327 से 30 ईस्वी में, दोआम में कर वृद्धि 1335 ईस्वी में, खुरासान अभियान 1337 ईस्वी और कराजल पर आक्रमण 1337-38 ईस्वी। हालांकि ये समय ऑथेंटिक बुक से लिया गया है, परंतु फिर भी अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग समय
दिया गया है, जिसकी अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि इसका समय विवादग्रस्त रहा है। अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग योजनाओं का समय अलग अलग बताया गया है। हम एक एक करके मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं की चर्चा करेंगे। सबसे पहले राजधानी परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित करने के प्रमुख कारण बरनी के अनुसार दौलताबाद जो देवगिरी के नाम से प्रसिद्ध था और सुल्तान ने उसका नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया था, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र अर्थात दक्षिणी भारत में स्थित है। बरनी के अनुसार दौलताबाद को राजधानी बनाने के पीछे सुल्तान का उद्देश्य था कि ये साम्राज्य के केंद्र में स्थित है। दौलताबाद साम्राज्य के केंद्र में स्थित है। दिल्ली की स्थिति कुछ इस प्रकार से है और दौलताबाद की स्थिति दक्षिणी भारत में कुछ इस प्रकार से है। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत का विस्तार उत्तरी भारत से लेकर संपूर्ण दक्षिणी भारत तक हो चुका था और इस प्रकार की स्थिति में दौलताबाद साम्राज्य के बिल्कुल केंद्र में स्थित था, जबकि दिल्ली जो है उत्तरी भारत में स्थित था। इसलिए साम्राज्य के ऊपर या साम्राज्य का प्रशासन अच्छी तरीके से चलाने के लिए, सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक का मानना था कि राजधानी केंद्र में होनी चाहिए और इस दृष्टि से दौलताबाद बिल्कुल केंद्र में स्थित था। दूसरा, मंगोल आक्रमण से सुरक्षित होना, अर्थात मंगोलों का जो आक्रमण उत्तर पश्चिमी भारत से हुआ करता था, तो राजधानी मंगोल आक्रमणकारियों के सीधे जद में आ जाती थी। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक का मानना था कि अगर राजधानी दक्षिणी भारत में होगी तो मंगोलों से सुरक्षित राजधानी को रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से मंगोल आक्रमणों से बचने के लिए भी शायद मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी स्थानांतरित की थी, साथ ही साथ दक्षिण पर नियंत्रण स्थापित करना। चूँकि दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद उत्तरी भारत पर लगभग मुस्लिम शासकों का नियंत्रण हो चुका था, परंतु दक्षिणी भारत चूँकि अभी नवविजित क्षेत्र था, इसलिए वहाँ पर नियंत्रण को बनाए रखने के लिए या सुचारू नियंत्रण स्थापित करने के लिए राजधानी को शायद उन्होंने दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद स्थानांतरित किया था। ऐसा बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख़ फ़िरोज़शाही के अंदर लिखा है। इसी प्रकार से इब्न बतूता एवं ईसामी सुल्तान के राजधानी परिवर्तन का प्रमुख कारण दिल्ली के नागरिकों को दंड देने हेतु बताते हैं। इब्न बतूता अपनी पुस्तक रेहला में लिखता है कि सुल्तान को दिल्ली के नागरिकों के द्वारा बहुत सारे पत्र प्राप्त हुए, जिसमें सुल्तान को लोगों के द्वारा गालियां दी गई, अपशब्द कहे गए। इसलिए दिल्ली के लोगों को सबक सिखाने के लिए सुल्तान ने दिल्ली से राजधानी परिवर्तन दौलताबाद कर दिया था। इसी प्रकार का वर्णन ईसामी भी करता है और राजधानी परिवर्तन का आदेश सुल्तान के द्वारा दिया गया और सभी नागरिकों को दिल्ली से दौलताबाद जाने के लिए आदेश दिया गया। इब्न बतूता अपनी पुस्तक में लिखता है कि सुल्तान के आदेश देने के बाद दिल्ली का निरीक्षण जब किया गया तो एक अंधा और एक लंगड़ा व्यक्ति मिला, इसके अलावा कोई भी दिल्ली के अंदर नहीं मिला। सब दिल्ली छोड़कर दौलताबाद के लिए निकल चुके थे। बाद में उन दोनों व्यक्तियों को पकड़कर लंगड़े व्यक्ति को कत्ल करवा दिया गया और अंधे व्यक्ति को घसीटते हुए दौलताबाद ले जाया गया, जहां नई राजधानी में केवल उसकी टांग पहुंच पाई और
उसका शरीर पूरा नष्ट हो गया। इसी प्रकार से लिखता है कि राजधानी परिवर्तन के आदेश देने के बाद सुल्तान ने रात्रि के समय महल के ऊपर से जब दिल्ली का नज़ारा देखा तो किसी भी घर में चिमनी या रसोई से धुआं, दीपक, किसी प्रकार की रोशनी दिखाई नहीं दी और ये देखकर सुल्तान को बड़ी राहत महसूस हुई। इस प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा राजधानी परिवर्तन किया गया। दिल्ली से दौलताबाद 700 मील की दूरी में जगह जगह लोगों की सुविधाओं के लिए छायादार वृक्ष लगवाए गए, विभिन्न प्रकार की खाद्य और पेय सामग्रियों का वितरण किया गया, सभी प्रकार की सुविधाओं का ध्यान रखा गया और इस प्रकार से दिल्ली की समस्त जनता को देवगिरी ले जाया गया। हालांकि दिल्ली की जनता इस निर्णय से खुश नहीं थी और बाद में बहुत जल्दी ही सुल्तान को भी इस बात की समझ हो गई कि ये निर्णय सही नहीं है। इस कारण से थोड़े समय बाद ही सुल्तान ने अपना निर्णय बदल दिया और वापस राजधानी दौलताबाद से दिल्ली स्थानांतरित की गई। इस प्रकार से सुल्तान की ये योजना विफल हो गई और साथ ही साथ जनता में भी सुल्तान के प्रति रोष व्याप्त हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक की दूसरी महत्वपूर्ण योजना थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। चांदी के स्थान पे तांबे और पीतल के सिक्के चलाए गए। टका, मोहम्मद बिन तुगलक के समय टका जो कि एक चांदी का बना हुआ सिक्का था वो प्रचलन में था, परंतु सुल्तान के द्वारा उसकी जगह बहुमूल्य धातुओं की जगह तांबे और पीतल के सिक्के चलाए गए और उनका मूल्य चांदी और सोने के सिक्कों के बराबर रखा गया। इस योजना को अमल में लाने के पीछे प्रमुख कारण इस प्रकार से बताए जाते हैं। रिक्त राजकोष अर्थात राजकोष में बहुमूल्य धातुओं की कमी हो गई थी। इस कारण से सुल्तान ने मुद्रा में परिवर्तन कर दिया। दोआब में दुर्भिक्ष, दोआब अर्थात गंगा और यमुना के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दिल्ली के सुल्तानों को राजस्व प्राप्त होता था, परंतु दुर्भिक्ष के कारण राजस्व में कमी हो गई। और इसी प्रकार से दूरस्थ प्रांतों की विजय योजना, चूँकि सुल्तान बहुत ही महत्वाकांक्षी था और अलाउद्दीन खिलजी की तरह पूरे भारत के साथ साथ विश्व को भी जीतने की योजना रखता था, इस कारण से अपनी इन विजय योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए भी उसको अतिरिक्त आय की ज़रूरत थी। और चूंकि बहुमूल्य धातुओं की कमी थी, इस कारण से तांबे और पीतल के सिक्के जारी करने की योजना बनाई गई। और कहा जाता है कि सुल्तान को नए नए प्रयोग करने का शौक़ था और ये भी एक नए प्रकार का प्रयोग था जो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने समय में किया। और साथ ही साथ चीनी और ईरानी शासकों से भी उसको इस कार्य के लिए प्रेरणा मिल रही थी। चीन के शासक कुबलई खां और ईरान के शासकों के द्वारा भी 13वीं शताब्दी में मुद्रा परिवर्तन किया गया और चीनी शासक के द्वारा सफलतापूर्वक इस योजना को लागू किया गया, जिससे प्रेरित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने भी तांबे और पीतल के सिक्के अपने राज्य में चलाए। साथ ही साथ उनका मूल्य भी चांदी के सिक्कों के बराबर निर्धारित कर दिया, परंतु दुर्भाग्य से सरकारी टकसाल के ऊपर वो इतना नियंत्रण नहीं रख सका, जिस कारण से लोगों के द्वारा जाली सिक्के चलाए गए। बर्नी यहाँ तक कहता है कि प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन चुका था, परंतु ऐसा नहीं था। मुस्लिम लोगों के द्वारा भी जाली सिक्के चलाए गए, परंतु कहने का मतलब राज्य के नियंत्रण के अभाव में राज्य की टकसाल के साथ साथ लोगों के द्वारा भी जाली सिक्के चलाए गए और चांदी और सोने के सिक्कों को छुपा कर रखा गया। व्यापारियों के द्वारा भी वस्तुओं को खरीदने में या माल को खरीदने में तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग किया गया, जबकि अपने वस्तुओं को बेचने के लिए
चांदी के सिक्कों की मांग की। इस प्रकार से व्यापार वाणिज्य में गिरावट आई और साथ ही साथ जब सुल्तान को लगा कि उसकी योजना विफल हो रही है तो अंत में उसने लोगों को सोने, तांबे और पीतल के सिक्कों के बजाय राजकोष से चांदी के सिक्के ले जाने का आदेश दिया। परिणामस्वरूप लोगों के द्वारा तांबे और पीतल के सिक्कों के बजाय चांदी के सिक्के प्राप्त किए और राजधानी के राजकोष के सामने तांबे और पीतल के सिक्कों के ढेर लग गए और इस प्रकार से सुल्तान की ये योजना भी विफल हो गई। इस प्रकार से सुल्तान ने जो योजनाएं बनाई एक एक करके विफल होती गई, जिनकी अपन आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।